जय श्री राम। YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज का विषय प्रत्यक्षतः धर्म से संबंधित नहीं है, किंतु किसी भी देश का कानून उस देश के नागरिकों के लिए धर्म की तरह ही पवित्र एवं अनुल्लंघनीय होता है। आज हम कानून को बनाने वाली सरकार और कानून के आधार पर अपराधियों को दंड देने तथा निर्दोष के हितों की रक्षा करने वाली सुप्रीम कोर्ट नामक दो संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को हमने 3 भागों में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है पहला भाग, जिसमें हम भारत सरकार, संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने पर चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने धर्म की सत्ता स्वीकार की है, उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन पद्धति ने विधि अर्थात कानून की सत्ता स्वीकार की है। निःसंदेह धर्म ईश्वर का अनुगामी है तथा ईश्वर धर्म का रक्षक है। अतः ईश्वर और धर्म एक ही हैं, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में कानून का शासन होता है, किंतु वास्तव में तो शासन का कानून होता है। इस कारण अच्छे समाज में शासन तथा कानून कभी भी एक दूसरे के विरोध में नहीं जाते तथा एक दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाते। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अनुशंसा सरकार के लिए बाध्यकारी है या नहीं, जब से इस विषय पर चर्चा उठी है, तब से जनता के मन में प्रश्न उठने लगा है कि ताकतवर कौन है, सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार। इस विषय पर संविधान विशेषज्ञ भी शायद ही एकमत हो सकें, किंतु लोकतंत्र में हर मामले पर जनता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। भले ही यह धारणा लिखित रूप में नहीं होती, किंतु इस धारणा की अपनी ताकत बहुत होती है। जनता की धारणा के समक्ष समस्त शक्तियों को नतमस्तक होना होता है। जनता मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसे चुनाव में नहीं जाना है, जबकि भारत सरकार ताकतवर इसलिए है क्योंकि वह चुनावों से अस्तित्व में आती है। सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है इसलिए वह सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहता है। भारत सरकार ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसके पास ऐसे कई पिंजरे हैं जिनमें सीबीआई जैसे बहुत से तोते बंद हैं। ये तोते ही सरकार द्वारा जनता की रक्षा किए जाने के लिए उपलब्ध असली उपकरण हैं। यदि ये तोते पिंजरे से बाहर निकाल दिए जाएं तो देश में अराजकता मच जाए। सुप्रीम कोर्ट ताकतवर इसलिए है क्योंकि वह सरकार के बुलडोजर पर रोक लगा सकती है। सरकार ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसे अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसने स्वयं ही कॉलेजियम की व्यवस्था कर ली है। सरकार ताकतवर इसलिए है कि वह कॉलेजियम की स्वयंभू व्यवस्था को अस्वीकार करके उसी पद्धति से जजों की नियुक्ति कर सकती है जिस तरह से उनकी नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, तथा 1993 तक जिस पद्धति से जजों की नियुक्ति होती आई थी। न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के मामले के अतिरिक्त भारत में एक संस्था ऐसी नहीं है जो अपनी नियुक्ति स्वयं कर ले। प्रत्येक पद के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन संविधान सम्मत किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहता है और एक ऐसे कॉलेजियम के माध्यम से अपनी अनुशंसा को भारत सरकार के लिए बाध्यकारी मानता है जिसमें कोई चुना हुआ प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है। इसी कारण जनता में यह बहस है कि ताकतवर कौन है, सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार। न तो सुप्रीम कोर्ट और न भारत सरकार। कोई भी जनता में आकर कॉलेजियम की बात नहीं करता, किंतु सुप्रीम कोर्ट के वकीलों एवं सरकार के मंत्रियों के माध्यम से मीडिया में छन छन कर यदा कदा कुछ बातें आती हैं जिनसे लगता है कि कॉलेजियम को लेकर दोनों संस्थाएं अपनी अपनी ताकत को तौल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ताकतवर इसलिए है क्योंकि संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है तथा उसे कुछ निश्चित ताकत दी है। भारत सरकार ताकतवर इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने ही संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को बनवाया है, लागू किया है तथा भारत सरकार ही संसद के माध्यम से संविधान को हर समय जन आकांक्षाओं के अनुरूप ढालती रहती है। अब जबकि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, तब उसकी उत्तराधिकारी संस्था संसद के रूप में विद्यमान है। संविधान की वास्तविक कस्टोडियन संसद ही है।
वह इस कार्य में अपनी सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी सहायता लेती है। सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार तो उस समय भी थे जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, किंतु तब के सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार की ताकत का स्रोत लंदन में लगने वाली संसद थी। जब ब्रिटिश वायसराय की सरकार भारत से इंग्लैंड चली गई, तब तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट भी उस सरकार के साथ इंग्लैंड चला गया। उस सुप्रीम कोर्ट की एक छाया भारत में काम करती रही, ठीक उसी तरह जिस तरह 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक भारत में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार काम करती थी। इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार दोनों के पास 1935 में ब्रिटिश संसद से पारित कानून था, जिससे दोनों संस्थाओं का संचालन होता था। 6 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार ने नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा स्थापित की। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं लिया था। नेहरू की अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू किया और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू किया गया। 1950 तक सरकार, संविधान और सुप्रीम कोर्ट अपने वर्तमान स्वरूप में सामने आ चुके थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि भारत की चुनी हुई सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्ति का संतुलन किस प्रकार बदलता रहा है। धन्यवाद।